हाय गाइज, आज हम 10वीं क्लास का प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से हम आज सिर्फ परावर्तन की बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 10वां वर्ग में परीक्षा में काम देंगे। देखते हैं पहले प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के गमन करने के लिए कोई द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितना होता है निवात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा भी है। अब आ गया था किरण। किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये क्या है? किरण है। ठीक है, अब प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश मान, यही किरण अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे? इसको किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, या इसी को कहेंगे प्रकाश पुंज भी। यह 3 प्रकार का होता है प्रकाश पुंज: समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? सो देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है। जैसे देखिए, ये क्या हो गया? समांतर प्रकाश पुंज। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती है? समांतर होती है, उस समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज देखते हैं। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे देखिए, यानी सब एक बिंदु पर यहाँ पे आकर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है, ठीक है, यानी फैल जाती है चारों, उसको क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, यानी ये भी अभिसारी प्रकाश पुंज है। ये क्या हो गया? जिस पर सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, यानी यहाँ पे ये जो है ना अभिसारी नहीं होगा, इसको अपसारी कर लीजिए। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी इसमें क्या होगा? बिंदु है, जैसे यहाँ से सभी किरण क्या होगा? चारों ओर निकलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आत्मदीप्त, यानी जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश, तारा, दीपक। अदीप्त है, जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी हो गया। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका परावर्तित कर देते हैं प्रकाश का। ठीक है, आगे है प्रकाशीय माध्यम। तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तो जिस माध्यम से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय में। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया। ठीक है, प्रकृति के अनुसार जो है माध्यम 2 प्रकार के होते हैं: समांगीय माध्यम और विषमांगीय माध्यम। समांगीय माध्यम किसको कहते हैं? जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब विषमांगीय में नाम से ही क्लियर है कि जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं? और समान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन कर पाता है या कर जाता है उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे कांच, पानी, हवा। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल। पारभासी, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसको क्या कहेंगे? पारभासी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच या तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, आगे है छाया। तो प्रकाश के जब गमन पथ में क्या करेंगे? एक अपारदर्शी वस्तु रख देंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इसमें अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो यहाँ पे एक छाया, अंधेरा क्षेत्र बनेगा, इसको क्या कहेंगे? छाया। प्रकाश के जब प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम वापस लौट जाएगी उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तक सतह के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। पहला नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहें? जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पड़ती है तो नियमित रूप से क्या होती है? परावर्तित हो, उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरणें रूखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है, उसको क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। ठीक है। यानी जैसे देखिए ये प्रकाश है, ये गमन कर गया, ठीक है ना, इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। अनियमित में ऐसे रहेगा, रूखरी सतह है, ये ऐसे आया प्रकाश, ये ऐसे आकर ऐसे घूम गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये प्रकाश आया, ठीक है ना, ये परावर्तित हो गया और ये परावर्तित हो गया, ये समतल दर्पण है। तब प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे, ठीक है ना, और जाने वाली प्रकाश क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। और आने वाली किरण प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब ही कहलाएगा। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। इसको आय से सूचित करते हैं, यानी ये आपतन कोण हो गया। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है। इसको आर से सूचित करते हैं छोटका, और इसको आई से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब परिभाषा लिखा हुआ है, अगर लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। ठीक है। ये सब ऊपर चर्चा कर दिए हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया मतलब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये दो नियम है। प्रतिबिंब किसको कहेंगे? तो किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी इसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत होए तो उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब इसका कुछ गुण है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटान से बनते हैं। वास्तविक पर हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक पर दर्पण के हमेशा सामने बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं, यानी जो काल्पनिक घटान से बनते हैं, ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। यह दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के क्या बनेंगे? पीछे बनेंगे। ठीक है। गलत से लिखा गया है। इसे टूटी फूटी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये याद रखिएगा ताकि अंतर में भी काम देगा। वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर पूछता है। ठीक है। आगे देखिए। अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता? इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं उतारा जा सकता, इन पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे होता है। यह है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। अब देखिए इसमें विपरिवर्तन है क्या? वह घटना जिसके कारण
किसी वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए, या ऊपर का प्रतिबिंब नीचे या नीचे का प्रतिबिंब ऊपर दिखाई दे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, विपरिवर्तन। अब पार्श्व विपरिवर्तन किसको कहेंगे, तो जब वस्तु का दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग का प्रतिबिंब दायां भाग दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, यहाँ तक लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। दर्पण, तो जिसका एक भाग क्या होगा, रंगा हुआ हो या रजित किया होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, वैसे कौन कौन किताब में 2 ही प्रकार के मिलेगा, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। एक होता है परवलयिक दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता, ठीक है, नहीं से होता है, यह पूर्णतः क्या होता है, गोलीय नहीं होता। अब समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो जिस दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, समतल होता है, उसको समतल दर्पण कहते हैं, यानी समतल दर्पण ऐसे बनता है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका एक भाग क्या हो, गोलीय हो, आने तो खोखला गोला का वह भाग होता है जिसका एक भाग गोलीय होता है, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। जैसे ये पूरा गोल है, इसको आधा पर से इधर देखिए तो इधर क्या है, आधा गोल है ना, हो गया। गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे देखिए ये हो गया दर्पण, इसको क्या करेंगे, तो धंसा किधर है, यानी इधर धंसा हुआ तो इसको क्या है, इधर रंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये धंसा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जैसे ऐसे, इसको इधर से रंग दीजिए, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। परवलयिक वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता उसको क्या कहेंगे, परवलयिक। वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय, उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसको सी से सूचित करते हैं, जैसे देखते हैं ये अवतल दर्पण है, यहाँ इसको कहते हैं ध्रुव, क्या कहेंगे, ध्रुव, यानी किसको कहेंगे, ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या ज्यामितीय केंद्र क्या कहेंगे, ध्रुव। यहाँ पे होता है वक्ता केंद्र, ठीक है, यानी सी से सूचित करते हैं। यहाँ होता है फोकस, इसको आप सूचित करते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो फिर फोकस किसको कहेंगे, तो अवतल दर्पण में इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। प्रधान अक्ष किसको कहेंगे, तो ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा या गुजरती है उसको क्या कहेंगे, फोकस, क्या कहेंगे। इसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को छोटका एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहें, दर्पण के द्वारक, ठीक है। फोकस हो ये गया, इसको एफ से फोकस दूरी हो ये गया। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, कि जब वस्तु कहाँ होगा, दर्पण क्या फोकस और ध्रुव के बीच होगा। जैसे दर्पण हुआ, यानी वस्तु होगा, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र, ठीक है, ये ध्रुव है, इसको पी सूचित करते हैं, वस्तु इसके बीच में, ठीक है। तो कहता है कि तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, पीछे काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। इतने वस्तु थे, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। यानी इसको दिखाना चाहते हैं तब दिखा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। कहता है वहाँ रेखा खींचने के लिए किरण आलेख भी बनाए तो ऐसे ही बनेगा फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु दर्पण की फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे दर्पण बना लेंगे पहले, उत्तल दर्पण, ठीक है। एक मुख्य अक्ष लेंगे, या इसको प्रधान अक्ष कहते हैं,
यहाँ फोकस हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया, पी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो यानी रेखा जाएगा इधर, इन्हें ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे आएगा और ये फोकस से गुजर जाए। ठीक है, ये अनंत पे जाकर इधर आकर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, याद लो, समझ गए होंगे, ये फिगर बनाना पड़ता है, याद रखिएगा। जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, यानी ऐसे देख, ये फिगर हो गया। जब वस्तु यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु होगा ये। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उल्टा और वस्तु उल्टा तो बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका फिगर दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो सेम फिगर है, ये ऐसे आएगा और ये फोकस से होकर क्या होगा, गुजर जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बड़ा तो बनेगा ही। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस वस्तु से होकर गुजार के इस पर टिंगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये प्रतिबिंब बना, ये वस्तु है रखा हुआ। ठीक है, आगे देखिए, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, फोकस, ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान बनेगा, यानी जस्ट इसी के नीचे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लोग समझ गए होंगे, यानी इसका ऐसे जाएगा और ये ऐसे गुजर जाएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, ये सेम प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच होगा, बात वही हुआ, बना लीजिए फिगर। ध्रुव हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ फोकस हो गया और इधर अनंत है, तो मानिए यहाँ वस्तु है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, ध्रुव फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, तो छोटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया, इससे वस्तु का प्रतिबिंब गया, यहाँ से प्रकाश गया और इससे क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, यानी फोकस होते हुए वस्तु होते होते आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, तो इसी प्रतिबिंब फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, यानी वस्तु कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यानी वस्तु यहाँ फोकस एफ हो गया। ठीक है, वस्तु का आया प्रतिबिंब, ये ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और ऐसे गुजर जाएगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर इधर है तो वस्तु दिखा नहीं सकते, फोकस पर यहाँ पे आके बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, सो देखिए। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब जानवे करते, अनंत पर है तो फोकस पर बनवे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसा बनेगा, सो देखिए, इसको इधर से रंगिए क्योंकि उत्तल है, यहाँ से आया प्रकाश आया। ठीक है, और इसको डॉट डॉट से दिखा लीजिए, तो मिलेगा यहाँ फोकस से आके मिलेगा। ठीक है, इधर से आया वस्तु का प्रतिबिंब, इधर फोकस पर, क्योंकि हम जानते हैं अनंत पर तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जब वस्तु अनंत और कहाँ होगा, ध्रुव के बीच होगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, इसको दिखाने के लिए अंदर से रंग दीजिए पहले। ठीक है, इसको ऐसे खींच लीजिए, यहाँ ध्रुव है, वस्तु को रख दीजिए। ठीक है,
यानी फोकस और ध्रुव के पीछे, तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा। इसको छोटा बना लीजिएगा, ठीक है, इसको छोटा बना दीजिए। यानी यहाँ आया प्रतिबिंब का फिगर, ठीक है, ये और लंबा बनता है, इसे बनता है, ठीक है ना। थोड़ा बनाने में फिगर गड़बड़ है। देखिए अब अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें चेहरा का सीधा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जिसे हजाम को बनाने में सहूलियत होता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि में करते हैं। सोलर कुकर में करते हैं। गाड़ियों के अग्रदीप, टॉर्च, सर्च लाइट पे करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सड़क पर, गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में, ठीक है, गाड़ियों के साइड मिरर में, क्योंकि किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब और छोटा करके विस्तृत क्षेत्र बनाता है, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। आगे देखते हैं। चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ा, जिसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब इसके कुछ कंडीशन है कि चिन्ह परिपाटी अगर होता क्या, तो परिभाषा था, यहाँ से नंबरिकल की कहानी शुरू होता है, ठीक है। सभी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है, नंबर जिधर से प्रकाश आता है उधर मापेंगे तो धनात्मक होगा, उसके विपरीत मापेंगे तो ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर मापेंगे, जैसे दर्पण हो गया, ठीक है, ऊपर मापेंगे तो प्लस, नीचे मापेंगे तो माइनस, ठीक है। अब प्रकाश की दिशा में जैसे प्रकाश इधर आ रहा है, अगर इधर मापेंगे दूरी तो माइनस में होगा, अगर इधर दूरी मापेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। लगभग यहाँ समझ गए होंगे, क्योंकि नंबरिकल में काम देगा। आवर्धन देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या करते हैं, आवर्धन, तो इसको m से सूचित करते हैं, ठीक है। m बराबर होता है v/n, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा बनता है। यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल कैसे पहचानेंगे, तो बिना स्पर्श किए कैसे पहचानेंगे, तो जब वस्तु को दर्पण के सामने ले जाएंगे ना, तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार के बना तो कहेंगे समतल दर्पण है। यदि वस्तु के सामने, अगर वस्तु को ले जाएंगे दर्पण के सामने, अगर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, ठीक। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता और वस्तु के आकार से छोटा होगा, सीधा होगा लेकिन छोटा होगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। लेकिन जब कहेगा स्पर्श करेंगे, नहीं छू के उसको कहेंगे तो कैसे कहेंगे, सो देखिए, तो परावर्तक सतह अगर समतल है तो समतल होगा, छुएंगे तो। अगर धंसा हुआ है तो कहेंगे अवतल है, अगर उठा हुआ है तो कहेंगे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर क्या है। उधर वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिख लीजिएगा, हम अलग अलग लिख दिए हैं। देखिए, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरा होता है। अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होता है और यह क्या होता है, काल्पनिक होता है। वैसे अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बने, और उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर छोटा और बड़ा होता है, और उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। अब इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी और ये हो गया वस्तु दूरी और ये हो गया फोकस दूरी। f बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, कहेगा इस सिद्ध भी करने का, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं अवतल, इसको इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक वस्तु
प्रकाश आएगा, दर्पण से परावर्तित होगा, तो यह फोकस होगा। ठीक है, यह ध्रुव हो गया। ये भी एक रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। ठीक है, डॉट डॉट में दिखा दीजिएगा, इसको सी मान लीजिए। अब देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। ई कोण है आने वाली, तो इसको कहेंगे आपतित, तो आई। ई जाने वाली, तो इसको कहेंगे आर। ई कोण के बराबर है और ई कोण के बराबर। कौन कौन से? एकांतर कोण से। जब ई कोण के बराबर है तो ऑलरेडी है, नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ होगा। ठीक है, यानी कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से होता है। आगे देखिए, जब ई कोण के भी बराबर होता है, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। अब एक चीज़ देखिए इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट, ये ई कोण के बराबर, ई कोण के बराबर, ई कोण के क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसका क्या मतलब होगा? ई समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो यानी का मतलब ई भुजा के बराबर है। ठीक है ना, यानी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। यानी इधर लिख देते हैं ये काट के, बी एफ बराबर क्या होगा? सी एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको आर से सूचित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एफ से सूचित करते हैं, छोटका एफ से। ठीक है, आगे इसको सिद्ध कर देते हैं। इसको आप एक लाइन से लिख लीजिएगा। तब देखिए ई भुजा अगर ये कोण जो है छोटा होगा, ये दर्पण के द्वारा का अगर छोटा होगा तो यहाँ आ जाएगा, तो इसके बराबर ई हो जाएगा। ठीक है, ई कोण यानी भुजा के बराबर होगा, तो ऊपर कर लिख लेते हैं। तो बी एफ बराबर क्या?